नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापक चंद्रकांत जाधव, चंद्रभागाबाई अलगुलवार प्रशाला व उच्च माध्यमिक विद्यालय सोलापुर। आज हम 12वीं कक्षा युवक भारती हिंदी पाठ क्रमांक 2 निराला भाई महादेवी वर्मा द्वारा लिखित इस संस्मरण को देखने वाले। इस पहले भाग में हम लोग आरंभ करेंगे पहले लेखिका का परिचय के साथ। लेखिका का परिचय। श्रीमती महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद में हुआ। हिंदी साहित्य जगत में आप चर्चित एवं प्रतिभाशाली कवित्री के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आप जितनी सिद्धहस्त कवित्री के रूप में चर्चित हैं, उतनी ही सफल गद्यकार के रूप में भी विख्यात हैं। आप छायावादी युग की प्रमुख स्तंभ हैं। आपके लिखे रेखाचित्र काव्य सौंदर्य की अनुभूति को कराते ही हैं, साथ साथ सामाजिक स्थितियों पर चोट भी करते हैं। इसीलिए वे काव्यात्मक रेखाचित्र हमारे मन पर अमिट प्रभाव अंकित कर जाते हैं। कवि निराला ने आपको हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है, तो हिंदी के कुछ आलोचकों ने आधुनिक मीरा उपाधि से संबोधित किया है। आपका निधन 1987 में हुआ। आपकी प्रमुख कृतियाँ हैं निहार, रश्मि, निर्जा, दीपशिखा, संध्या गीत, यामा कविता संग्रह हैं। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार ये रेखाचित्र हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था ये निबंध आदि है। अब हमें विधा का परिचय देखना है। निराला भाई ये विधा, उसका परिचय इस प्रकार है। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण विधा अपना विशिष्ट स्थान रखती है। हमारे जीवन में आए किसी व्यक्ति के स्वाभाविक गुणों से अथवा उसके साथ घटित प्रसंगों से हम प्रभावित हो जाते हैं। उन प्रसंगों को शब्दांकित करने की इच्छा होती है। स्मृति के आधार पर उस व्यक्ति के संबंध में लिखित लेख या ग्रंथ को संस्मरण साहित्य कहते हैं। अब हमें पाठ परिचय देखना है, यानी निराला भाई इस पाठ में यानी संस्मरण में लेखिका हमें क्या बताना चाहती है। निराला हिंदी साहित्य में छायावादी कवि और क्रांतिकारी व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। वे आजीवन फक्कड़ बने रहे, निर्धनता में जीवन यापन करते रहे तथा दूसरों के आर्थिक दुखों का बोझ स्वयं ढोते रहे। उन्होंने परिवार के सदस्यों के वियोग की व्यथा को सहा, उसे काव्य में उतारा। आतिथ्य करने में उनका अपनापन देखते ही बनता था। अपने समकालीन रचनाकारों के प्रति उनकी चिंता उनकी संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। उनका व्यक्तित्व लोहे के समान दृढ़ था, तो हृदय भाव तरलता से ओतप्रोत था। वे मानवता के पुजारी थे। इन्हीं गुणों को लेखिका ने शब्दांकित किया है। यानी निराला भाई यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्हीं के साथ लेखिका को आए हुए कुछ प्रसंग अनुभव। लेखिका निराला जी से बहुत ही नज़दीकी से उन्हें देखा था, जाना था, समझा था और उन्हीं के संबंधित जीवन के कुछ कठिनाई और प्रसंगों का सामना करते हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराले जी किस तरह अपने जीवन को बिताया, साहित्य की रचना की, उसी की परिचय स्मृतियाँ लेखिका इस संस्मरण में हमारे सामने रखती है। हमें देखना है। एक युग बीत जाने पर भी मेरी स्मृति से एक घटा भरी अश्रुमुखी सावनी पूर्णिमा की रेखाएं नहीं मिट सकी है। उन रेखाओं के उजले रंग न जाने किस व्यथा से गीले हैं कि अब तक सूख भी नहीं पाए, उड़ना तो दूर की बात है। यानी लेखिका को निराला भाई से संपर्क में रहने के कारण बहुत ही निकट की बातों को लेखिका जान चुकी थी, लेकिन उन्हीं के संपर्क में साथ में रहने के कारण उनके जीवन में घटित घटनाओं को आज भी लेखिका भूलने पर भी भूल नहीं सकते। यानी वह घटनाएं आज जैसे के वैसे लेखिका के सामने हैं। यानी उस दिन की सारी घटनाओं को लेखिका आज हमारे सामने इस
संस्मरण के माध्यम से सामने रखती है। उस दिन मैं बिना कुछ सोचे हुए भी भाई निराला जी से पूछ बैठी थी, आपके किसी ने राखी नहीं बांधी? अवश्य ही उस समय मेरे सामने उनकी बंधन शून्य कलाई और पीले कच्चे सूत की ढेरों राखियां लेकर घूमने वाले यजमान खोजियों का चित्र था। पर अपने प्रश्न के उत्तर ने मुझे क्षण भर के लिए चौंका दिया। लेखिका जब उन्हें रक्षाबंधन के समय पर पूछा गया कि उस समय के उस प्रसंग को लेखिका याद करती है कि क्या आपको किसी ने आपको कोई राखी बांधी है, तो तब लेखिका उनके कलाई शून्य को देखती है। बंधन शून्य जो कलाई उनकी थी उसके तरफ देखती है कि बहुत सारे लोग राखियाँ लेकर घूमने वाले लोग उनकी चित्र लेखिका के सामने है, लेकिन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के कलाई में ऐसा कोई बंधन या राखी बंधी अभी तक लेखिका नहीं देखी थी। कौन बहन हम जैसे भुल्लकड़ को भाई बनवाएगा? में उत्तर देने वाले के एकाकी जीवन की व्यथा थी या चुनौती, यह कहना कठिन है, पर जान पड़ता है कि किसी अव्यक्त चुनौती के आभास ने ही मुझे उस हाथ के अभिषेक की प्रेरणा दी, जिसने दिव्य वर्णगंध मधु वाले गीत सुमनों से भारती की अर्चना भी की है और बर्तन मांजने, पानी भरने जैसे कठिन श्रम साधना से उत्पन्न श्वेत बिंदुओं से मिट्टी का श्रृंगार भी किया है। लेखिका को पूछते हैं कि मेरे जैसे भुक्कड़ लोगों को कौन भाई बनवाएगा, कौन मेरे बहन बनेगी? तो इस सारी बातों को जब लेखिका याद करती है तो लेखिका को जिस साहित्य का निर्माण करते समय जिन परिश्रम को सहते सहते अपने श्वेत बिंदुओं से इस मिट्टी को श्रृंगारित किया, ऐसे संघर्षपूर्ण जीवन जीने वाले निराला भाई जी के प्रसंग के बारे में लेखिका कहती है कि उन्हें उन जैसे लोगों को कोई बहन कैसे भाई बनाएगी। दिन रात के पगों से वर्षों की सीमा पार करने वाले अतीत ने आग के अक्षरों में आंसू के रंग भर भर कर ऐसे अनेक चित्रकथाएं आंक डाली है जितनी इस महान कवि और असाधारण मानव के जीवन की मार्मिक झांकी मिल सकती है, पर उन सब को संभाल सके ऐसा एक चित्रधार पा लेना सहज नहीं है। देखिए यहाँ पर लेखिका ये बताना चाहती है कि निराला भाई जी ने अपने जीवन के अनेक प्रसंगों को अपने साहित्य के द्वारा इस महान कवि ने असाधारण मानव के जीवन की मार्मिक बातों को अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज के सामने ला रखे थे। लेकिन उस भूतकाल के सारी बातों को याद करने के बाद लेखिका यहाँ पर कहती है कि ऐसे महान साहित्यकार इस तरह अपने आप को कभी बड़प्पन की बातें नहीं करते। उनके अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करने के असफल प्रयासों का स्मरण कर मुझे आज भी हंसी आ जाती है। एक बार अपनी निर्बाध उदारता की तीव्र आलोचना सुनने के बाद उन्होंने व्यवस्थित रहने का वचन दिया। लेखक साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी केवल अपनी साहित्यिक रचना के तरफ, साहित्य के सृजन के तरफ उनका पूरा ध्यान होता था। वह कभी भी अपने जीवन के तरफ ध्यान नहीं दिया और ऐसे उनके अस्त व्यस्त जीवन के बारे में जब लेखिका उन्हें कड़े शब्दों में सुनवाती है, उनकी आलोचना करती है, तब निराला जी ने लेखिका के बातों को मानकर व्यवस्थित रहने का वचन तो दिया था और यह बात लेखिका आज भूल नहीं सकती। संयोग से तब उन्हें कहीं से 300 रुपये मिल गए। वही पूंजी मेरे पास जमा करके उन्होंने मुझे अपने खर्च का बजट बना देने का आदेश दिया। जिन्हें मेरा व्यक्तिगत हिसाब रखना पड़ता है वे जानते हैं कि यह कार्य मेरे लिए कितना दुष्कर है, दुष्कर कठिन। न वे मेरी चादर लंबी कर पाते हैं, न मुझे पैर सिकोड़ने पर बाध्य कर सकते हैं। और इस प्रकार एक विचित्र रस्साकशी में 30 दिन बीतते रहते हैं। लेखिका को उनके आर्थिक हिसाब रखने के लिए कहा गया। उन्हें संयोग से 300 रुपये मिल गए थे। उस समय के प्रसंग को लेखिका यहाँ पर रखना चाहती है।
उन 300 रुपये का बजट मुझे देकर उन्होंने महीने भर का हिसाब रखने के लिए कहा गया था। और इस तरह मेरे लिए 300 रुपये का महीने भर का हिसाब रखना बहुत ही कठिन ऐसा काम था, क्योंकि वह कभी खर्च को कम नहीं करते थे और उनके पास पैसे तो ऐसे आते ही नहीं थे। ऐसे समय पर मेरे लिए ये 30 दिन बिताना बहुत ही कठिन था उनके 300 रुपये का हिसाब को लेकर। पर यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की प्रतियोगिता हो तो 100 में से 10 अंक पाने वाला भी अपने आप को शून्य पाने वालों से श्रेष्ठ मानेगा। देखिए, यहाँ पर लेखिका ये बताना चाहती हैं कि 300 रुपये लेकर महीने भर का खर्च का हिसाब करने के लिए जो कहा गया था, उस समय जो एक अनुत्तीर्ण छात्र प्रतियोगिता में 100 में से 10 भी अंक पा लेता है तो 0 अंक पाने वालों से वो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। ऐसे ही निराला जी थे कि 300 रुपये उनके लिए बहुत काफ़ी थे, वह कम बिल्कुल नहीं थे। अस्तु, नमक से लेकर नापित तक और चप्पल से लेकर मकान के किराए तक का जो अनुमान पत्र मैंने बनवाया, वह जब निराला जी को पसंद आ गया तब पहली बार मुझे अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान पर गर्व हुआ। यानी लेखिका को 300 रुपये देकर महीने भर का सभी प्रकार के हिसाब को बनवाकर अनुमान पत्र तैयार करके जब निराला बाई जी से दिखाते तो तब निराला बाई जी को, यानी लेखक को वह बात, सारी बातें पसंद आ जाती है। इस बात पर लेखिका को अपने आप के अर्थशास्त्र के ज्ञान पर गर्व भी होता है। पर दूसरे दिन से मेरे गर्व की व्यर्थता सिद्ध होने लगी। वे सवेरे ही पहुँचे। 50 रुपये चाहिए, किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क जमा करना है, अन्यथा वह परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा। संध्या होते होते किसी साहित्यिक मित्र को 60 देने की आवश्यकता पड़ गई। दूसरे दिन लखनऊ के किसी तांगे वाले की माँ को 40 का मनी ऑर्डर करना पड़ा। दोपहर को किसी दिवंगत मित्र की भतीजी के विवाह के लिए 100 देना अनिवार्य हो गया। सारांश है कि तीसरे दिन उनका जमा किया हुआ रुपया समाप्त हो गया और तब उनके व्यवस्थापक के नाते यह दान खाता मेरे हिस्से में आ पड़ा। लेखिका को 300 रुपये में उनके महीने भर का हिसाब रखना था, यानी नमक से लेकर सारे नापिक यानी नाई, हजामत के चप्पल, मकान के किराए, इन सारी बातों का जो अनुमान पत्र लेखिका बनवाई थी। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन सवेरे आकर निराल भाई कहते हैं कि मुझे 50 रुपये चाहिए कि विद्यार्थी का फीस भरना है, अगर उसी का फीस नहीं भरा तो वह परीक्षा बैठ नहीं सकेगा। और संध्या होते होते ही एक साहित्यिक मित्र को 60 रुपये देने की आवश्यकता पड़ गई, वो भी 60 रुपये उनसे ले गई। दूसरे दिन लखनऊ के किसी तांगे वाले की माँ को 40 रुपये का मनी ऑर्डर करना था, वो 40 रुपये उनसे ले गए। दूसरे दिन तो इतना ही नहीं है कि दोपहर को दिवंगत मित्र की भतीजे की विवाह के लिए 100 रुपये देना अनिवार्य हो गया, वह 100 रुपये भी वो मुझसे ले गए। यानी लेखिका के पास जो 300 रुपये उन्होंने रख दिया था, वह तीसरे दिन बीते बीते पूरे के पूरे खर्च हो गए थे। एक सप्ताह में मैंने समझ लिया कि यदि मेरे औढ़रदानी को न रोका जाए तो यह मुझे भी अपनी स्थिति में पहुंचाकर दम लेंगे। तब से फिर कभी उनका बजट बनाने का दुस्साहस मैंने नहीं किया। इस तरह के हफ्ते के बाद ही लेखिका को समझ में आ गया कि इस औढ़रदानी उदार ऐसे मदद करने वाले निराला भाई थे कि उनके इस बजट के बाद औढ़रदानी बनकर अगर मैं भी काम करती रहूँगी, पैसों को खर्च करती रहूँगी तो मेरा भी बजट बनेगा। इस तरह उसके बाद मैंने कभी उनका बजट बनाने का दुस्साहस लेखिका कर नहीं सकी। इस तरह यानी यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी साहित्य के प्रति जितनी सजगता थी, उससे ज़्यादा वह समाज के कार्य को, समाज के मुसीबतों को, जो मुसीबत वह आर्थिक तौर पर हो, उन्हें दूर करने का काम भी वह खुद किया करते थे। इस बारे में वो कभी आगे पीछे सोचते नहीं थे। अपने लिए कुछ रखा या नहीं, ये भी बात वह कभी सोचते नहीं थे। बड़े प्रयत्न से बनाई रजाई, कोट जैसी नित्य व्यवहार की वस्तुएं भी जब दूसरे ही दिन किसी अन्य का कष्ट दूर करने के लिए अंतर्धान हो गई, तब अर्थ के संबंध में क्या कहा जाए। जो साधन मात्र है, वह संध्या भी मेरी स्मृति में विशेष महत्व रखती है। जब श्रद्धेय मैथिली शरण जी निराला जी का आतिथ्य ग्रहण करने आ गए। देखिए, जिन लेखक
साहित्यकार निराला जी ने कभी भी अपने पैसों को या आर्थिक बात को संभाल कर रखने की बात को महत्व नहीं दी। ऐसे समय पर उनके नित्य उपयोग में आने वाले वस्तुओं को भी उन्होंने कभी भी संभाल कर नहीं रखा। उनके नित्य उपयोग में आने वाले वस्तु भी दूसरों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए वह उन्हें त्याग देते थे। त्याग देने वाले ऐसे निराला जी थे। और उनके एक दिन की एक रात संध्या का समय को आज भी लेखिका याद करती है कि जब श्रद्धेय आदरणीय मैथिली शरण गुप्त जी जब लेखक निराला जी के घर अतिथि बनकर आ गए थे, उस समय का एक प्रसंग लेखिका हमारे सामने रखती है। बगल में गुप्त जी के बिछोने का बंडल दबाए, दिया सलाई के क्षीण प्रकाश क्षीण अंधकार में तंग सीढ़ियों का मार्ग दिखाते हुए निराला जी हमें उस कक्ष में ले गए जो उनकी कठोर साहित्य साधना का मूक साक्षी रहा है। एक संध्या के समय पर मैथिली शरण गुप्त जी आने के कारण गुप्त जी के बिछोने को अपने ही बगल में दबाकर वह दिया सलाई का जो क्षीण ऐसा प्रकाश में घने अंधकार से तंग सीढ़ियों को चढ़कर निराला जी अपने उस कमरे में ले गए कि जहाँ पर उन्होंने साहित्य की साधना करने का मुख्य साक्षी केवल वह एक कमरा था। कठोर आले पर कपड़े की आधी जली बत्ती से भरा पर तेल से खाली मिट्टी का दिया मानो अपने नाम की सार्थकता के लिए जल उठने का प्रयास कर रहा था। निराला जी का जो छोटा सा कमरा था, उस कमरे के सारे अभावपूर्ण स्थिति को लेखिका यहाँ पर रखती है कि जिस संध्या के समय पर लेखिका ने वह देखी थी, यानी आतिथ्य करने के लिए सबसे आगे रहने वाले निराला जी मैथिली शरण गुप्त जी का आतिथ्य करते हैं, तो उस समय वो अपने कमरे में उन्हें ले जाते हैं कि जिस कमरे में प्रकाश के लिए उस तेल समाप्त हुआ, जो दीपक अपने प्रकाश देने की सार्थकता को पूरा करने का वो प्रयास करता हुआ, ऐसा दीपक ऐसा कमरे में लेखिका और मैथिली शरण गुप्त जी को वह लेकर जाते हैं। वह आलोक रहित सुख सुविधा शून्य घर गृहस्वामी के विशाल आकार और उससे भी विशाल आत्मीयता से भरा हुआ था। अपने संबंध में बेसुध निराला जी अपने अतिथि की सुविधा के लिए सतर्क प्रहरी है। अतिथि की सुविधा का विचार कर वे नया घड़ा खरीदकर गंगा जल से ले आए और धोती चादर जो कुछ घर में मिल सका सब तख्त पर बिछाकर उन्हें प्रतिष्ठित किया। देखिए, आतिथ्य करने में निराला जी सबसे आगे रहते थे। वह मैथिली शरण गुप्त जी की आतिथ्य करने के लिए जो घर में जो चमक रहित ऐसा घर, कोई सुख सुविधा उस घर में नहीं है, लेकिन गृहस्वामी यानी खुद निराला भाई ऐसे विशाल व्यक्तित्व उनका है। दूसरी बात, अपने संबंध में बेसुध रहने वाले निराला जी अतिथियों के लिए सुविधा देने के लिए वह सतर्क रहा करते थे, एक चौकीदार के समान। अतिथि को सारी सुविधाएं देने के लिए वह खुद ही नया घड़ा खरीद कर वह गंगा जल ले आए। दूसरी बात, घर में जो भी चीज़ मिले, धोती हो चादर हो जो कुछ भी मिल सका, उस सभी को इकट्ठा करते हुए तख्त पर बिछाकर वह मैथिली शरण गुप्त जी को प्रतिष्ठित किया, उस पर बिठाए। यानी अपनी सुविधा के लिए सारी सुविधाओं को केवल अतिथि को देने के लिए आगे रहने वाले निराला भाई जी अपने मैथिली शरण गुप्त जी को आतिथ्य देने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहे। तारों की छाया में उन दोनों मार्क्सवादी और विद्रोही महाकवियों ने क्या कहा सुना यह मुझे ज्ञात नहीं, पर सवेरे गुप्त जी को ट्रेन में बैठा कर वे मुझे उनके सुख शयन का समाचार देना न भूले। जैसे ही रात भर वो दोनों महाकवि साहित्यकारों ने जो कुछ भी कहा और सुना, उसके बारे में आज लेखिका को बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन दूसरे ही दिन सुबह जब गुप्त जी को मैथिली शरण गुप्त जी को रेलवे स्टेशन पर छोड़कर आने के बाद वह रात भर की सारी बातों को वह लेखिका से पूछना वो भूलते बिल्कुल नहीं है। ऐसे अवसरों की कमी नहीं जब वे अकस्मात पहुंचकर कहने लगे, मेरे इक्के पर कुछ लकड़ियां, थोड़ा घी आदि रखवा दो, अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। लेखिका को ऐसे बहुत सारे प्रसंग
आज भी याद है कि वह अकस्मात आकर अचानक आकर लेखिका को कहते कि आज मेरे इक्के पर कुछ लकड़ियाँ डाल दो, थोड़ा घी भी दे दो, और इतना नहीं, मेरे घर अतिथि आने वाले, घर में सामान नहीं है। इस तरह लेखिका से वह मांग कर भी ले जाते थे। उनके अतिथि यहाँ भोजन करने आ जावे सुनकर उनकी दृष्टि में बालकों जैसा विस्मय छलक आता है। जो अपना घर समझकर आए हैं उनसे ये कैसे कहा जावे कि उन्हें भोजन के लिए दूसरे घर जाना होगा। देखिए, अतिथि यानी अपने घर में कोई अतिथि आ जाते हैं तो निराला जी इतने खुश हो जाते थे, छोटे बच्चों के समान विस्मित हो जाते थे कि अपने घर आने वाले मेहमान खाने के लिए दूसरों के घर जाए उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। वह आतिथ्य करने के लिए, वह अपने ही घर में रोकने के लिए कभी कभी अचानक लेखिका के घर से वह सारे चीज़ों को भी मांग लेते थे। भोजन बनने से लेकर जूठे बर्तन मांजने तक का काम वे अपने अतिथि देवता के लिए सहर्ष करते हैं। आतिथ्य की दृष्टि से निराला जी में वही पुरातन संस्कार है जो इस देश के ग्रामीण किसान में मिलता है। देखिए, लेखिका यह बात यहाँ पर निश्चित तौर पर बताना चाहते हैं कि एक साहित्यकार होने के बावजूद भी, आर्थिक कंगाली होने के बावजूद भी, अपनी स्थिति को न जानते हुए वह अतिथि के लिए जिन सारे सुविधाओं को देना जरूरी ऐसा समझकर वह सारे प्रयत्न वह किया करते थे। अपने घर में अतिथि को आते देखकर उन्हें प्रसन्नता होती थी और अतिथि को प्रसन्नता दिलाने के लिए वह भोजन बनाने से लेकर बर्तन मांजने तक के सारे काम वो खुशी खुशी से करते थे, क्योंकि आतिथ्य की दृष्टि से निराला जी उन पुराने संस्कार जो आज भी हमारे किसानों के, ग्रामीण किसानों में मिलता है, वैसे ही आतिथ्य के संस्कार की सारी बातें निराला जी के पास थे कि जिन्होंने अपने अतिथि के लिए इस तरह सारी सुविधा देने की कोशिश करने वाले और अतिथि के लिए सब कुछ करते हुए सहर्ष यानी प्रसन्नता के साथ करने वाले एक साहित्यकार लेखिका आज उनके सारे प्रसंगों को याद करती है। उनकी व्यथा की सघनता जानने का मुझे एक अवसर मिला है। श्री सुमित्रानंदन पंत दिल्ली में टाइफाइड ज्वर से पीड़ित थे। इसी बीच घटित को असाधारण और अघटित को समाचार मानने वाले किसी समाचार पत्र ने उन्हें उनके स्वर्गवास की झूठी खबर छाप डाली। लेखिका उस प्रसंग को यहाँ पर बताना चाहते हैं कि एक दिन अचानक सुमित्रानंदन पंत जी टाइफाइड ज्वर से पीड़ित थे, लेकिन आजकल जल्दबाजी में बहुत सारे लोग अघटित घटना को समाचार बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसे ही अघटित घटना को उन्होंने यानी सुमित्रानंदन पंत जी की देहांत की खबर, जो झूठी खबर को उन्होंने जो समाचार पत्र में छाप डाला था, ये प्रसंग को सुनने के बाद जो निराला भाई जी यानी लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पर इस प्रसंग का क्या असर हुआ था, वह लेखिका यहाँ पर बताना चाहते हैं कि लेखिका इन सारी बातों को बहुत ही नज़दीकी से वह देखी थी। निराला जी कुछ ऐसी आकस्मिकता के साथ आ पहुँचे कि मैं उनसे यह समाचार छिपाने की भी अवकाश न पा सकी। इस खबर को लेखिका निराला भाई से छुपाना चाहती थी, लेकिन वह अचानक इस तरह लेखिका के पास आ गए कि इस बात को वह छुपा नहीं सके और छुपाने के लिए उन्हें समय नहीं मिला। समाचार के सत्य में मुझे विश्वास नहीं था, पर निराला जी तो ऐसे अवसर पर तर्क की शक्ति ही खो बैठते हैं। यानी लेखिका को ये मालूम था, लेखिका को इस पर पूरा विश्वास नहीं था कि आज हमारे बीच सुमित्रानंद पंत नहीं है, यह खबर झूठ है। लेकिन इस तर्क के समय पर इस बात को सुनकर निराला जी वह अपने सारे विचारों को पूरी तरह से खो बैठे थे। लड़खड़ाकर सोफे पर बैठ गए और किसी अव्यक्त वेदना की तरंग के स्पर्श से मानो पाषाण में परिवर्तन होने लगे। उनकी झुकी पलकों से घुटनों पर चूने वाले आंसू की बूंदें बीच में ऐसे चमक जाती थी मानो प्रतिभा से झड़े जूही के फूल हों। देखिए, यहाँ पर लेखिका इस बात को यहाँ पर बताना चाहती है, निराला भाई जी को सुमित्रानंदन पंत जी का चले जाने के खबर से वह कितना व्यतीत हुए थे। वह बिना कुछ बोले ही यह चुपचाप वहाँ पर बैठकर
अपने आँखों से आंसू झरते हुए वो लेखिका यहाँ पर वर्णन करते हैं कि पाषाण में परिवर्तित होने लगे, यानी कठोरता के बीच में यह निराला बाई जी इतने दुखी हो गए कि दोनों घुटनों के बीच में से पलकों से निकलने वाले जो आंसू जो है उसका वर्णन लेखिका यहाँ पर कहकर इस तरह कहती है कि किसी प्रतिमा से झड़े फूल की तरह वह झर रहे थे। यानी इस प्रसंग का निराला जी पर इतना बड़ा असर हो गया था कि वह अपने सोच विचार को पूरी तरह से खो बैठे थे। स्वयं अस्थिर होने पर भी मुझे निराला जी को सांत्वना देने के लिए स्थिर होना पड़ा। लेखिका को भी इस बात से बहुत ही बुरा लगा था, वो भी खुद अस्थिर थे। ऐसे समय पर निराला जी को सांत्वना देने के लिए उन्हें स्थिर होना पड़ा। वह समझाने की कोशिश करती है, ये सुनकर कि मैंने ठीक समाचार जानने के लिए तार दिया है। वे व्यतीत प्रतीक्षा की मुद्रा में तब तक बैठे रहे जब तक रात में मेरा फाटक बंद होने का समय न आ गया। लेखिका उन्हें सांत्वना देते हुए कहती है कि इस खबर की सत्यता को जानने के लिए मैंने तार भेज दिया है, संदेश भेज दिया है कि इस बात को सुनकर वह व्यतीत होकर उस संदेश का इंतज़ार करने के लिए वह तब तक इंतज़ार करते रहे जब तक मेरा दरवाज़ा फाटक बंद होने का समय न हुआ। तब तक निराला जी उस समाचार को सुनने के लिए, समाचार की सही खबर को सुनने के लिए बैठे रहे। सवेरे 4 बजे ही फाटक खटखटाकर जब उन्होंने तार के उत्तर के संबंध में पूछा, तब मुझे ज्ञात हुआ कि वे रात भर पार्क में खुले आकाश के नीचे ओस से भीगी दूब पर बैठे सवेरे की प्रतीक्षा करते रहे। लेखिका यहाँ पर यह बताना चाहती है कि यह संदेश जानने के लिए वह रात भर अपने ही आंगन में जो घूमते रहे, इंतज़ार करते रहे, क्योंकि जब सुबह उन्होंने लेखिका के घर आकर पूछ लिया कि वह संदेश आया क्या, तब उन्हें देखने के बाद लेखिका को पता लगा कि वह रात भर सोए नहीं है। इस खबर का इंतज़ार करते हुए वह रात भर आंगन में घूमते रहे। कि यहाँ पर लेखिका बहुत ही सुंदर शब्दों में वर्णन करती है कि पार्क में खुले आकाश के नीचे ओस से भीगी धूप पर बैठे सवेरे की प्रतीक्षा करते रहने। सुबह होने तक वह पार्क के खुले आकाश के नीचे वह ओस के बूंद और धूप पर बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे। उनकी निस्तब्ध पीड़ा जब कुछ मुखर हो सकी तब वे इतना ही कह सके, अब हम भी गिरते हैं। पंत के साथ तो रास्ता कम अखरता था, पर अब सोचकर ही थकावट होती है। लेखिका यहाँ पर बताना चाहते हैं कि सुबह इन सारी बातों से वो निस्तब्ध बातें शांत बैठकर वह समझ जाते हैं, उन्हें समझ में आ गए। और उन सारी बातों को समझने के बाद निराला जी इतना ही कहते हैं कि हम भी कहते हैं मैं भी अब सो जाता हूँ, इस तरह कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। भले ही सुमित्रानंदन पंत जी के साथ उनका कुछ विचारों में अंतर भले ही हो, लेकिन आज सुमित्रानंद पंत जी के बारे में सोचकर निश्चित यहाँ पर निराला जी को बहुत ही थकावट भी महसूस हो गई थी। तो छात्रों, यहाँ पर इस पहले भाग में यहाँ तक देखते हैं। लेखिका इस संस्मरण के द्वारा लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन के कुछ प्रसंगों को वो बहुत ही नज़दीकी से जानी थी, देखी थी। उन्हीं की यादों को, उन्हीं प्रसंगों को आज हमारे सामने रखकर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक साहित्यकार होकर भी उन्होंने किस तरह समाज हित के कामों को भी करते रहे। अपने कंगाली जीवन में भी उन्होंने साहित्य का सृजन करते समय सृजन का काम कभी उन्होंने रोका नहीं है। इतना नहीं है, कंगाली के बीच में भी यहाँ पर कहा जाता है कि सरस्वती और लक्ष्मी दोनों एक घर में रह नहीं सकते। शायद निराले जी के जीवन में ऐसा ही हुआ। सरस्वती का साथ तो रहा, लेकिन लक्ष्मी का साथ उनके जीवन में कभी नहीं रहा। अनेक प्रसंगों में यहाँ पर नज़र आता है कि वह कितने आर्थिक स्थिति में कमजोरी के सामना उन्हें करना पड़ता था, लेकिन फिर भी साहित्य सृजन के लिए उन्होंने अपने लेखनी को कभी नहीं रोका। दूसरों को मदद करने के कार्य में उन्होंने कभी नहीं रुका। यानी खुद के लिए जो कुछ भी वह सब कुछ दूसरों को लुटाने वाले ऐसे साहित्यकार
यहाँ पर बहुत सारे प्रसंग अपने नित्य उपयोग में आने वाली वस्तुओं भी किसी ज़रूरतमंद को लगता है कि उन्हें ज़रूरत है तो उन्हें देकर जाने वाला औढ़रदानी, ऐसा जो शब्द का प्रयोग यहाँ पर महादेव वर्मा जी निराला जी के संबंध में कहती है कि वो इतने उदार थे। सामने कोई दुखी आदमी नज़र आता है, कोई असुविधा वाला आदमी नज़र आता है तो अपने पास होने वाली वो सुविधा की बात, वो चीज़, वह वस्तु वह उन्हें दे देते थे। इस तरह बहुत ही उदार ऐसा व्यक्तित्व निराला बाई जी का था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का था। ये बात लेके यहाँ पर बताना चाहते हैं। इस पहले भाग में यहाँ तक हम लोग रुकेंगे। दूसरे भाग हम लोग अगले भाग में सभी बचे हुए बातों को हमें देखना है।